देखिए, समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार इंसान वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। देखिए, आज है 18 दिसंबर का दिन और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को समय गंवाए बिना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, वार्षिकांक का वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे और डेली मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड भी करा दे रहा हूँ। तो आप उसको देखिए, रिवीजन करते रहिए, बाकी के वीडियो ऐसे क्रम से आते रहेंगे। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जापान की राजधानी टोक्यो ने किस वर्ष के बाद बनने वाले सभी नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए, वर्ष 2025 के बाद अब जापान की राजधानी टोक्यो में जितने भी नए मकान बनेंगे, अगर उस पे सोलर पैनल नहीं लगेगा तो उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है? तो याद रखिएगा, अप्रैल 2025 के बाद से बड़े पैमाने पर जितने भी घर जापान की राजधानी टोक्यो में बनेंगे, तो उन सभी नए घरों को जो है घरेलू कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना होगा। देखिए, वर्तमान में जापान की बात करें तो ये जो है दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है ये सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगा 2025 के बाद से जापान की राजधानी टोक्यो में। और देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस तिथि को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो देखिए, 15 दिसंबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। देखिए, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद नाम का एक प्लेस है गुजरात में, वहाँ पे। और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हो गई थी। इनके बारे में यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ खास चीज़ों पे हम चर्चा कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने द बारडोली सत्याग्रह में, देखिए बारदोली भी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं बारडोली लिखा होता है। तो बारदोली सत्याग्रह में अपने महान संगठनात्मक कौशल के लिए जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है दी गई थी। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है? और देखिए, भारत के एकीकरण में इनके महान योगदान देने के लिए इनको भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन कहते हैं। देखिए, सरदार पटेल ने कुल 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाया था। तो इनके इसी महान योगदान देने के लिए जो है इनको हमेशा याद करने के लिए 15 दिसंबर को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है पुण्यतिथि मनाते हैं। और देखिए, अगला प्रश्न है कि 2023 में आयोजित होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना? तो देखिए, जो आपका टाटा स्टील है, ये 2023 में आयोजित होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बन गया है। देखिए, हॉकी इंडिया की बात करें तो हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है दिलीप तिर्की। तो इन्होंने कहा है कि टाटा स्टील ने भारतीय हॉकी को बढ़ावा देने और खेलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और अब जो है टाटा स्टील जो है ये भागीदार भी बन गया है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का। तो ये और भी अच्छी बात है। ठीक है? देखिए, जो आपका पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 है, इसके बारे में तीन चीज़ याद रखेगा, ये तीनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला ये कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो आयोजन है ये 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक जो है भारत में आयोजित होगा। और भारत में कहाँ पे? भारत में उड़ीसा राज्य में जो कलिंगा स्टेडियम है और बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है, वहाँ पर आयोजित होगा। यानी कि ओडिशा जो है ये मेजबान है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का, याद रखेगा। और देखिए, टोटल 16 टीमें जो है इस पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में पार्टिसिपेट करेंगी। और एक खास बात और, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है यही इसको रेगुलेट करता है, यानी पुरुष हॉकी विश्व कप को रेगुलेट करता है, तो यही इसका आयोजक होगा। तो डेट और प्लेस याद रखेगा और कितनी टीमें खेलेंगी याद रखेगा। और सबसे खास बात कि टाटा स्टील 2023 में आयोजित होने वाले इस पुरुष हॉकी विश्व कप का आधिकारिक भागीदार बन गया है, इसको जरूर याद रखेगा। अगला कि किस तिथि को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का विजय दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 16 दिसंबर को हम बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का विजय दिवस मनाते हैं हर साल। और 1971 में युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के जन्म को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेश के द्वारा विजय दिवस मनाया जाता है। और बंगाली में इसको कहा जाए तो विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। देखिए, परीक्षा में पूछा गया कि भारत और
पाकिस्तान के बीच में अब तक कितने युद्ध हुए हैं? तो टोटल 3 युद्ध हुए हैं। देखिए पहला युद्ध हुआ था 1965 में, ठीक है? और दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1971 में। और तीसरा युद्ध हुआ था 1999 में, ठीक है? तो 65, 71 और 99 3 युद्ध अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं। और तीनों युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। और उसमें जो अभी हम जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वो 1971 का युद्ध है। तो 1971 में जब पाकिस्तानी जो है ये पाकिस्तानी सैनिक बांग्लादेश में घुसकर वहाँ पे हिंदुओं और बंगालियों और वहाँ के जो मूल निवासी सभी थे, ठीक है? तो सब पर बहुत अत्याचार किया। उसके बाद जब वहाँ के स्थानीय निकाय के लोगों ने जो है आंदोलन शुरू किया कि हमको भैया भारत से मदद चाहिए, भारत प्लीज़ हमें मदद कर दो। तो उस समय इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को आदेश दिया कि जाओ बांग्लादेश में जितने भी पाकिस्तानी सेना है उनको मार के भगाओ और एक नया स्वतंत्र देश बांग्लादेश बनाओ। तो ये हमारा ऑपरेशन जो है सफल भी रहा। पांचवा की हाल ही में भारत को किस देश से राफेल का 36वां जो है और आखिरी विमान मिला? तो देखिए भारत और फ्रांस से जो है एक डील हुई थी भारत और फ्रांस के बीच में कि टोटल 36 विमान जो है ये भारत को सौंपेगा। कौन? फ्रांस, ठीक है? देखिए भारत द्वारा लगभग 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग 4 सालों के बाद अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंची थी। और इसके बाद धीरे धीरे कुछ विमान आते रहे और इनकी संख्या बढ़ती गई और एक आखिरी विमान जो बचा था उसकी डिलीवरी भी अभी हाल ही में फ्रांस ने पूरी कर दी है। तो राफेल का 36वां और आखिरी विमान भी भारत को मिल गया है। इसके पहले परीक्षा में पूछा जाता रहा है कि भारत किस देश से राफेल विमान खरीद रहा है? तो फ्रांस से खरीद रहा है, ठीक है? देखिए राफेल विमान के लिए भारत ने इतने पैसे क्यों खर्च किए? इसकी कुछ खास चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, अपनी नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के पर्पज से भी। देखिए जो आपका राफेल विमान है ये 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यानी कि स्पीड इसकी जो है काफ़ी सुपरसोनिक टाइप की है। 1 मिनट में कितना? 60,000 फीट की ऊंचाई पर जो है ये उड़ान भर सकता है। और इसकी ईंधन क्षमता करीब 17,000 किलोग्राम है। यानी कि 17,000 किलोग्राम ईंधन जो है इसमें आप जो है एक तरीके से कहा जाए भर सकते हैं, ठीक है? देखिए राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। यानी कि आपका यहाँ पे राफेल विमान है, आप यहाँ से 3700 किलोमीटर की दूरी तक जो है अपने टारगेट को निशाना बनाकर उसको नष्ट कर सकते हैं। और देखिए इसका जो स्कॉल का रेंज है ये 300 किलोमीटर है। और राफेल विमान एक बार में कुल 24,500 किलो तक का वजन ले जा सकता है। यानी कि 24,500 किलोग्राम का जो है आप इसमें एक तरीके से कहा जाए गोला बारूद जो भी होता है मिसाइल्स वगैरह इसको लोड करके इसको जो है उड़ा सकते हैं और अपने टारगेट पर जो है फिर इन बम को बरसा सकते हैं अपने टारगेट पे। और देखिए राफेल लड़ाकू विमानों की गति है जो आपका है ये 2,223 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि 1 घंटे में आप 2,223 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं इस राफेल विमान से। और देखिए राफेल विमान 300 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। और राफेल विमान 14 हार्ड पॉइंट के जरिए भारी हथियार भी गिराने की क्षमता रखता है। और राफेल लड़ाकू विमान हर तरह के मौसम में एक साथ कई काम करने में सक्षम है। और इसको मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है किसको? राफेल को। तो ये राफेल विमान की खास बातें हैं जो कि आपको अगर नहीं पता थी तो आपने जान ली और इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने? ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखिए एक खिलाड़ी हैं रेहान अहमद जो कि इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। देखिए रेहान की उम्र जो है अभी 18 साल 126 दिन है। वो इंग्लैंड के 73 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे जब ये अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। देखिए 1949 में ब्रायन क्लोन्स जो है ये इंग्लैंड के टेस्ट मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। तब उनकी उम्र 18 साल 149 दिन थी। लेकिन रेहान अहमद की उम्र केवल केवल कितनी है? 18 साल 126 दिन है। तो ये जो है इंग्लैंड के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बनने वाले हैं। और अगला कि हाल ही में किस राज्य के तंदूर रेडग्राम को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया? तो देखिए तमिलनाडु राज्य के तंदूर रेडग्राम को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हाल ही में दिया गया है। देखिए हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 13 दिसंबर को जीआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शेयर किया था जिसमें
असम का जो आपका गमोचा है, तेलंगाना का जो आपका तंदूर रेड ग्राम है और लद्दाख का खुबानी है। तो खुबानी की एक वैरायटी को जो है अभी हाल ही में सरकार से यानी कि भारत सरकार से जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में अब कुल कितनी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त वस्तुएं हो गई हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 14 दिसंबर को बताया कि अब भारत में जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग हासिल वस्तुओं की संख्या 432 हो गई है। तो तीनों पॉइंट क्या रखेगा कि असम का गमोचा, तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख से जो खुबानी की एक वैरायटी है, इन तीनों को अभी हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। और आठवां प्रश्न हमारा है कि अभी हाल ही में G7 समूह ने वियतनाम को जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के अंतर्गत कितने बिलियन डॉलर प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है। तो देखिए, G7 7 देशों का समूह है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो G7 समूह ने कहा है कि वो वियतनाम को जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के तहत कुल 15.5 बिलियन डॉलर की मदद करेगा। और देखिए, इस तरह का पहला समझौता जो है ये पिछले साल 2021 में दक्षिण अफ्रीका के साथ G7 ने किया था। उसके बाद फिर जो है पिछले महीने यानी कि नवंबर में इंडोनेशिया के साथ किया गया था। और अब जो है किसके साथ किया गया है, वियतनाम के साथ। देखिए, G7 समूह जो है ये 7 देशों, जो 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की, उनका समूह है। और G7 के 7 मेंबर्स हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। इसको नोट कर लीजिएगा। और G7 का गठन 1975 में किया गया था। और देखिए, नवा प्रश्न है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। तो देखिए, भारत जो ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। देखिए, दूर संचार नियामक ट्राई जो आपका है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं PD बाघेला, इन्होंने मंगलवार को अभियाली में बताया कि भारत पहला ऐसा देश होगा जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। और 10वां प्रश्न हमारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी 2022 के वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। तो देखिए, शहर आपका न्यूयॉर्क है। याद रखेगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी 2022 के वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में न्यूयॉर्क शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। और देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है जब न्यूयॉर्क ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और देखिए, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में रहने की औसत लागत इस साल 8.1% बढ़ी है। और दुनिया के प्रमुख शहरों में सर्वे में शामिल 172 सिटीज़ में रहने की लागत सालाना 8.1% बढ़ी है। और ये दर 20 साल में सर्वाधिक है। सबसे खास बात कि इस सूची में 3 भारतीय शहरों को का नाम जो है शामिल किया गया है। और एक दुख वाली बात यह है कि भारत का कोई भी शहर जो है ये टॉप 100 में जो है शामिल नहीं है। तो आइए थोड़ा सा कुछ शहरों पे हम प्रकाश डाल लेते हैं। देखिए, इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया के जो सबसे महंगे शहर हैं रहने के उद्देश्य से, इनमें पहले स्थान पर न्यूयॉर्क है, दूसरे पे सिंगापुर है, तीसरे पे तेल अवीव है, चौथे पे हांगकांग है और चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से जो है लॉस एंजल्स भी है। और देखिए, छठवें स्थान पर आपका ज्यूरिख है, सातवें पे जिनेवा है और आठवें स्थान पर सैन फ्रांसिस्को है, नौवें पे पेरिस है और 10वें पे सिडनी है। और 10वें स्थान पर संयुक्त रूप से सिडनी के साथ कोपेनहेगन भी है। और देखिए, इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया के जो सबसे कम खर्चीले शहर हैं, इनमें जो आपका है कोलंबो, ये 167वें स्थान पर है। और कोलंबो के साथ बेंगलुरु और अल्जियर्स भी 161वें स्थान पर है। और देखिए, जो आपका भारत का चेन्नई शहर है, ये 164वें स्थान पर है सूची में। और 165वें स्थान पर अहमदाबाद है और 166वें स्थान पर अलमाटी है। 167वें स्थान पर आपका पाकिस्तान का कराची है और 168वें स्थान पर आपका ताशकंद है। 169वें स्थान पर ट्यूनिस है, 170वें पे तेहरान है, 171वें पे त्रिपोली है और 172वें स्थान पर आपका दसमीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए, अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न है कि सूर्य किरण किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, बताइए। दूसरा आपका है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है, बताइए। और तीसरा है कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया, बताइए। चौथा प्रश्न कि हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता क्या है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, बताइए।
और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर कर दिया गया, तो देखिए आपका ईरान देश है। और देखिए बिहारी में भारत के लद्दाख राज्य में जो है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। और देखिए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 जो है ये भोपाल में आयोजित किया जाएगा। और देखिए बिहारी में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जो है सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने की घोषणा की गई है। और भारत कजाकिस्तान का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 है, इसका जो आयोजन है ये मेघालय के उमरोई में किया गया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।